दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रांग लखनऊ से मैं अपनी ज़िंदगी की मेरी ज़िंदगी में एक घटित घटना के संबंध में बात करेंगे, जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से है। शुरुआत यहाँ से होती है। सन 2003 में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ टेम्पल की सिक्योरिटी के लिए 46 बटालियन पीएसी की डी कंपनी मूव करती है। मैं भी 46 बटालियन पीएसी के डी कंपनी का सदस्य था और उस समय मेरी रैंक कांस्टेबल की थी। हम लोग 46 बटालियन पीएसी रुद्रपुर मुख्यालय से मूव करते हैं। मूव करने के बाद नाइट हाल्ट हम लोग हर की पैड़ी के पास हरिद्वार में करते हैं। वहाँ पर एक भीमगौड़ा बैराज है, उसी बगल में इनकैम्पमेंट होता है। इसके बाद में अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम के टाइम करीब 7 बजे हम लोग जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ पहुंचने के बाद में जोशीमठ में हम लोगों का ट्रांजिट कैंप था। नाइट हम लोग वहाँ हाल्ट किए। फिर अगले दिन हम लोग बद्रीनाथ के लिए पांडुकेश्वर, कर्णप्रयाग और हनुमान चट्टी होते हुए हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तथा वहाँ पे पहले से तैनात पीएसी को हम लोग रिलीव करते हैं और इसके बाद में हम लोग बद्रीनाथ धाम की ड्यूटी पे बदस्तूर मुस्तैद हो जाते हैं। समय बीतता जाता है, स्नोफॉल होने लगता है और इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है लास्ट दिसंबर के महीने तक जो है 42 फीट बर्फ़ पड़ चुकी थी। बद्रीनाथ बर्फ़ पड़ती रहती है, पिघलती रहती है। वहीं तो वहाँ पर ही जाकर हमने देखा कि बर्फ़ 2 प्रकार की होती है। एक तो रुई के फुहारे जैसे पड़ती है, एक यूरिया खाद के जैसे जो है, जैसे यूरिया खाद नहीं होती है ऐसे जो है वो गिरती रहती है। तो दोस्तों, कैंप से बाहर निकलने के बाद में जब टेम्पल की सिक्योरिटी में हम लोग जाते थे, संतरी ग्रुप में खड़े होते थे। चारों तरफ सफ़ेद चादर, बर्फ़ में जो वाइटनेस होती है वो हमारे समझ में किसी भी चीज़ में नहीं होती है। अगर जो हम लोग स्नो गूगल न लगाएं तो ये आप समझ लीजिए कि अगर जो सूर्य आसमान में ऊपर है आप देख नहीं सकते हैं। अगर जो 1-2 घंटा कंटिन्यू देख लिए तो हो सकता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली जाए। मतलब इतना ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और इतना ज़्यादा वो होता है कि आपको क्या बताएं। दास्तान ये होती है कि रात में अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर, रात के अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर बर्फ़ की वाइटनेस के कारण हिम तेंदुआ दिखाई पड़ जाता है, या स्नोफॉक्स होती है वो भी जो है वो दिखाई पड़ जाती थी रात में। मतलब कि वाइटनेस में इतना लाइट को रिफ्लेक्ट करने का पावर होता है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से हम लोग अपना
ड्यूटी को अंजाम देते रहते थे। हम लोगों के वहाँ जो जीने का एक सबसे बड़ा सहारा था बद्रीनाथ में, वो सूर्य कुंड, तप्त कुंड जिसे कहते थे। वो पहाड़ों के अंदर से बद्रीनाथ धाम के सीढ़ियों के नीचे से एक वो गर्म झरना जिसे कहते हैं, तो उससे जो है पानी आता रहता था। तो उससे वो जो है एक टैंक बना दिया गया था, तो उसी में जो है पानी स्टोर होता रहता था, तो वो जाता रहता था। और इसके बाद में ठंडा पानी उसमें मिला करके जो है, तो उसको हम लोग बनाते थे नहाने के लायक। तो वैसे अगर जो उसमें ठंडा पानी न मिलाया जाए, चूँकि पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के आती थी, तो उसकी भी एक धार उसी में कुंड में डाल देते थे, ताकि ये जो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिल करके जो है कुंड के टेम्परेचर को जो है इस लायक बना दें कि हमारी बॉडी जो है सह ले, वरना नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। उसी में स्नान करना, नहाना धोना और सब। और हम लोगों के शाम के टाइम जब बर्फ़ पिघलती थी, पिघलने के बाद में जो वो नीचे जो उसकी धार ऐसे लटकती है, वैसे लटकते लटकते जो है वो पूरी जम जाती थी, एकदम तलवार जैसे, तलवार भाले जैसे जो है ऐसे ऐसे नीचे वो लटकी रहती थी। देखने में ये सब चीज़ें थी कि जो ड्यूटी के दौरान देखने को मिल गया। तो समय दोस्तों बीतता गया। आर्मी और आईटीबीपी के जो टुकड़ी मूवमेंट करके आती थी नीचे से ऊपर के लिए, अपने पोस्ट के लिए, चूँकि हम लोगों से हमारी बद्रीनाथ धाम से आगे करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे माड़ा गांव है, वहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी का कैंप है। तो लोग वहाँ जाते थे, तो हमारे यहाँ आते थे। वहाँ पे तप्त कुंड था, वहाँ पे स्नान करना और सब, चाय वाय बनाई जाती थी, सभी लोग पीते थे, एक दूसरे के हाल चाल लिया जाता था। घटना है जनवरी 25 की, 2004, 25 जनवरी की बात है। हमारे साथ एक योगेंद्र सिंह, जिसको हम दादा दादा कहते हैं, दादा दादा कहते थे, रहने वाले बिजनौर के थे, वेल स्मार्ट और जूडो के बहुत बड़े प्लेयर, मेरे आइडियल, मेरे आदर्श। वो नियर अबाउट हमसे कम से कम नहीं तो 10 साल सीनियर थे। उस समय उनकी एज लगभग नियर अबाउट 40 के आसपास की थी, लेकिन देखने से कोई ये नहीं कह सकता है कि इनकी 40 ईयर्स एज होगी। देखने से इसे मालूम पड़ता था 18-19 साल के जो है अभी ये लड़के हैं अभी। तो दोस्तों अजीब स्टेमिना और अजीब विल पावर, जिसको वाकई में हम ये कहेंगे कि फोर्स डिपार्टमेंट में कहते हैं कि शेर पैदा होते हैं, तो हमने शेर के रूप में उन्हीं को देखा। हुआ क्या कि एक बार हम लोग घूमते हुए माड़ा गए, माड़ा से लौट कर आने के बाद में पता नहीं कैसे उनके पैर में बर्फ़ लग गया। कहते हैं कि बर्फ़ का कीड़ा लग जाता है, लेकिन वैसे इंग्लिश में उससे कहते हैं स्नोबर्न कहते हैं, स्नोबर्न होती है। और उनके पैर में जो है वो हो गया, वहाँ से गांठें बनने लगी। गांठें बनने के साथ साथ जो है उनके पैर में झंझनाहट और दर्द। लेकिन इतना हिम्मती, इतना दिलेर आदमी, वो सब कुछ सहते रहे। लास्ट में जब प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ लोगों ने बताया कि जो सीनियर थे, कहे कि आपको स्नोबर्न है, ये आगे चल के आपको आप दिखा लीजिए, नहीं पैर काटने की नौबत आ जाएगी। तो गए, फिर यहाँ आए, बहुत जगह दिखाए, दिल्ली एम्स में दिखाए, नहीं ठीक हुए। फिर रामदेव के योगा से वो सही हुए। तो योगेंद्र कृष्ण भाई कास्ट जाट थे, पता नहीं कहाँ हैं इस समय। पहले बातचीत होती थी, उनका नंबर था, लेकिन अब तो नंबर भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र सिंह को फिर जो है अवकाश के लिए कहे कि ये चूँकि अस्तित्व, जीवन के अस्तित्व का सवाल हो गया था, तो उन्होंने वहाँ से फिर ट्रांजिट कैंप जोशीमठ आने का फैसला किया और वहाँ छुट्टी के लिए रवाना हो गए। अब हुआ ये कि अपना बैग सब कुछ, पिट्ठू बैग, बॉक्स
और होलडाल जिसमें बिस्तर होता है पूरा, उसमें रजाई है, गद्दा है, कंबल हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ उन्होंने पैक किया। इसके पीठ पे लादा, लादने के बाद में जो है अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे वो जो है मूव कर लिए बद्रीनाथ से जोशीमठ के लिए। रास्ते में क्या होता है कि स्टिक उनकी जो है स्नो में चलती, तो कोई बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि चोटियों से लेकर के अलकनंदा नदी एकदम बिल्कुल एक थी, जरा मतलब कुछ गंदा एकदम बिल्कुल स्लोप, जरा सा भी अगर जो आपका पैर फिसला नहीं कि कम से कम 1000 फीट गहरी खाई में आप जाके गिरेंगे। उसके ऊपर से इतना बोझ उलाद करके जा रहे थे और ऊपर से पैर में दर्द, स्नोबर्न का बहुत तेज झंझनाहट, और लास्ट में जो है वो सफल नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि अपना होलडाल जो है वहीं फेंक दिया और चला गया, वो नदी के नीचे चला गया। अब वो खुद को किसी भी तरीके से सर्वाइव करते हुए वो आए जोशीमठ। जोशीमठ से छुट्टी लेकर के गए, इलाज करवाए और फिर बाद में वही रामदेव के योगा से वो ठीक हुए, उनकी दवाइयों से, उनके योगा से वो ठीक हुए। ये तो रही योगेंद्र सिंह दद्दा की बात। अब 28 जनवरी की बात है, मैं अवकाश के लिए वहाँ से रवाना होता हूँ। 7 डेज कैजुअल लीव के लिए मैं वहाँ से रवाना होता हूँ अकेला। और मैं तो पूर्णतः स्वस्थ, और स्वस्थ के साथ साथ विल पावर थी, क्योंकि इतनी भयंकर बर्फ़, उस समय 52 फीट बर्फ़ पड़ चुकी थी। और हिमालय की चोटियाँ जो इधर नर नारायण पर्वत और सब, कहीं से कुछ भी एक पत्थर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, सब एकदम चारों तरफ आपको जो है एकदम बर्फ ही बर्फ थी। अब ऐसे में चलिए, जो हार गया सो हार गया। तो भाई वही बस क्या था, कमिटमेंट था, छुट्टी आनी है, जाना है। हम भी जो है सुबह टाइम अपना, हमको निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, हम करीब जो है 6 बजे के आसपास निकले। अच्छा, पहाड़ों में बर्फ़ के एरिया में इसलिए सुबह के टाइम निकलना जाता है, मूवमेंट सुबह या शाम टाइम होता है, दिन ढलने के बाद, क्योंकि बर्फ़ तब तक जो है ठंडी रहती है और जमी रहती है। सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद में बर्फ़ मुलायम हो जाती है और एवलांच, मतलब कि वो आपके स्नो स्लाइड आने की, एवलांच आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो इसलिए अमूमन जो मूवमेंट होता है बर्फीले क्षेत्रों में, वो अर्ली मॉर्निंग में या शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद होता है। तो दोस्तों, हम जो है, मैंने सोचा कि चलिए गोविंद घाट, और गोविंद घाट तक जो है निकल लेंगे। कितना दूरी है, लगभग नियर अबाउट जो है आपकी 18-20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर जो है बर्फ़ की ट्रैकिंग थी। 20 किलोमीटर की बर्फ़ की ट्रैकिंग, तो हमने जो मूड बनाया था 20 किलोमीटर है, तो हम जो है नियर अबाउट जो है 3-4 घंटे में कवर कर लेंगे, यही सोच करके जो है लेट हो गया मुझे। और भाई तो दोस्तों, मैं जो है 6 बजे, लोगों ने कहा कि अरे ज़्यादा टाइम हो गया है, जो है अब मत जाइए। मैंने कहा नहीं भाई, जब मूड बन गया जाने का तो जाना है। हम क्या कि एक छोटा सा बैग, पिट्ठू बैग पीठ पे टांगे और चल दिए, हाथ में स्टिक और पैर में वो लॉन्ग बूट काला वाला, उसे पहन करके जो है चल दिए। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था कि लॉन्ग बूट जो है, वो जो स्नो बूट होता है वाइट वाला जो आर्मी वालों को मिलता है, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि उसको जहाँ पैर को मार दें ऐसे खींच करके वहाँ दब जाता है और वो घुस जाता है। और वो जो स्नो बूट जो आर्मी वाला होता है और रबड़ का होता है, उससे मारो तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के जो है ऊपर आ जाता है, तो वो बर्फ़ में गड़ नहीं पाता है। तो मैं वही पहन कर चला। आगे जाने के बाद में मैं हनुमान चट्टी के पास वो जो 9 बैंड पड़ते हैं, बद्रीनाथ जो कोई गया होगा जानता, 9 बैंड ऐसे ऐसे पड़ते हैं। तो वो 9 बैंडों की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 4-5 किलोमीटर की हो जाती है। तो हमने सोचा ये 9 बैंड क्या है कि बर्फ़ तो पड़ी है, लाओ इसको सीधा 9 बैंड हम डायरेक्ट जो है शॉर्टकट मार देते हैं, नीचे सीधा जो है एकदम डाउन पोर्शन वाले जो है मोड़ पे पहुंच जाते हैं। हमने कहा चलो इसे चेक करते हैं। अब दोस्तों, मैं जो है वहाँ से सीधा
स्लोप पे, ढलान पे मैं वहाँ से चल दिया। चलने के बाद में हाथों में 2 स्टिक, और जाने के बाद में आगे आगे करीब करीब 600-700 मीटर में नीचे गया। एकदम बिल्कुल स्टीप ढलान थी। और जाने के बाद में वहाँ जा करके देखा कि वहाँ की सारी बर्फ़ जो है पिघली हुई है। वहाँ एकदम बिल्कुल नाला बह रहा है अंदर से, और ऊपर से बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है। मतलब कि उस पर हमने पत्थर मार, वो ऐसे बर्फ़ का ऐसे टुकड़ा ऐसे उठा के मारा तो साला सब नीचे चला गया। हमने कहा अब क्या करें। और इतना गहरा, वहाँ से देखने के बाद में नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, एकदम अंधेरा सा, एकदम बिल्कुल बहुत नीचे, हमारे समझ से कम आधा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे गहराई। और दोस्तों तब तक जो है 8 बज चुके थे और सूर्य की रोशनी जो है पड़नी शुरू हो गई थी बर्फ। अब हम क्या करें, जब ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, जहां पैर रख रहे थे बर्फ वहां से पिघल जा रही है, मतलब खिसक जा रही है। अब हमने करीब 1-2 घंटे में ऐसे प्रयास किया कि मैं किसी तरीके से ऊपर ट्रैक करके मैं ऊपर फिर उसी जगह पे पहुंच जाऊं। अब नहीं पहुंच रहे हैं, अब क्या करें। दोस्तों इसी बीच में मुझे एक स्नो लिपर्ड दिखाई पड़ा ऊपर। हमने कहा लो, अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जो है इधर डिपार्टमेंट जो है खोजेगा, उधर घर वाले खोजेंगे, और प्रमोद कुमार दुबे का यही नहीं पता चलेगा कि गंगा में गए कि इनको लेपर्ड खा गया। सोचे हम कहे इससे मुकाबला भी करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, स्टिक है, और स्टिक के साथ साथ जो है वैसे क्या करें। तो एक बार मेरे अंदर ये आया, मैंने कहा यार अगर जो ये आ भी जाता है, कोई बाई चांस हमको पकड़ लेता तो मार के खा नहीं जाएगा। अगर ये साला पकड़ के खींच करके जो है मुझको यहाँ से कुछ दूर पे ले जाएगा और डिस्टेंस पे मुझे लेके जाता है, तो ये भी इसका इस स्नो लेपर्ड का जो है एक एहसान होगा कि कम से कम बाकी जिससे हम निपटे लेंगे। इतना हमको गट्स था कि साला हमको मार नहीं पाए, लेकिन इस जो ये संकट है हमको, जो यहाँ मौत के मुहाने खड़े हैं, इससे हम बच जाएंगे। उसको भी देख रहे हैं, उस ससुरा हमको देख रहा, हम उसको देख रहे हैं। फिर उसके बाद में उसने कुछ देर तक ऐसे है, फिर इसके बाद दुम हिला करके जो है साला फिर उधर चल दिया। हमने कहा यार अब क्या करें साला, कि मौत को भी बुला रहे हैं, वो भी जो है नहीं आ रही है। अब दोस्तों वो पल याद करने के बाद में रूह कांप जाती है। 3 घंटे तक मेरी मशक्कत करने के बाद में लास्ट में कहीं से किसी भी हालत में जो है मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया। जहां पैर रखे वो बर्फ पिघल जा रही है, कहीं सपोर्ट जमीन मिल नहीं रही है। स्टिक भी, और दुर्भाग्य देखिए कि स्टिक भी टूट गई। कि ये होता कि स्टिक को गाड़ करके थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं। अब चूंकि बर्फ की वहाँ जो मोटाई थी वो लगभग 6-7-8 फीट थे। 8 फीट बर्फ में जो है 4-5 फीट की स्टिक कहाँ काम करती। जहाँ स्टिक मारा वहीं से जो है पूरी बर्फ लेकर के हमारे ऊपर चली जाती थी। हमने कहा चलो यार, हमने सोचा तो हमने ये प्लान बना लिया कि चूंकि अलकनंदा पूरी जो है बर्फ से ढकी हुई थी, हमने कहा चलो एकदम बिल्कुल अलकनंदा में चलते हैं, देखते हैं वहाँ से अब क्या करना, मरता है क्या ना करता। चलो अब तो मरना ही है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। मैं जो है फिर नीचे अलकनंदा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा हूँ वो नाले का साइज सारा वैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक जगह जो है हम गए, वहाँ देखे तो एक जगह थोड़ा सा जो है पहाड़ों का सकरा था, तो उस पर एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी का जो है चेचिस पड़ा था, खाली चेचिस था उसमें, और एक उसमें चक्का लगा था। चक्का मतलब उसका व्हील था, और वो था और उसका फटा हुआ टायर था वो, और जंग लगा हुआ था एकदम बिल्कुल पुराना, न जाने कितने जमाने। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसा न करें कि साले इसी के ऊपर से ही जो है हम क्रॉस करके उस पार चले जाएं। तो उसको जो है किसी भी तरीके से हम दूर से उसको पैर पैर रख करके उसको जो है थोड़ा सा आजमाए, उधर देखे, और ये हमने वॉच किया कि क्या उस साइड में, ये वाकई में उस साइड में अच्छी मजबूत उसका जो सिरा है वो मजबूत पत्थर पे है कि नहीं। इस साइड दोनों साइड हमने का पता चला कि इस पे से हम चलाए,
और फिर नीचे हम चले जाएँ खाई में, और उसी से अंदर 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 जो है अलकनंदा में। अब जो है फिर दोस्तों काफ़ी देर तक हार्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, इस सिचुएशन में हमने कहा क्या करें। फिर कभी नीचे देखें, हम क्या नीचे भी जाना, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना है, और नीचे से ऊपर आने के बाद में तब तक तो सूर्य की और रोशनी आ जाएगी, तब तक तो मालूम पड़ा कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो एवलांच आ जाएगा। एवलांच थोड़ा सा भी बर्फ़ जो है कहीं से फिसले नहीं तो सीधा जो है, फिर जब वहाँ से चलना शुरू करती है बर्फ़ का पूरा का 1 किलोग्राम बर्फ़ कहीं से खिसकी, अगर जो ऊपर चोटी से खिसकती है तो 2 किलोग्राम, 2 से 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, फिर लाखों किलोग्राम, फिर करोड़ों किलोग्राम, फिर इसके बाद टनों में जो है हजारों लाखों टन जो है मलबा लेकर के जाता है, वही एवलांच हो जाता है। और दोस्तों मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। हमने भाई साहब फिर मैंने जो है दोनों स्टिक उठा करके, एक तो टूटी हुई थी दूसरी भी तो उठा के उस पार फेंका, और इसके बाद में जो है एकदम जंग लगी हुई, एकदम ना ठंड से इतनी ज़्यादा जो है वो ठंडी थी, वो उसका चेचिस गाड़ी की, ये हमारी समझ से या एम्बेसडर की चेचिस थी या किसी ऐसी चीज़ की थी, नहीं शायद टाटा 407 की चेचिस थी, थोड़ा लंबी थी हमारे समझ से, नियर अबाउट चेचिस थी करीब 11-12 फीट की चेचिस थी वो, 12 फीट की चेचिस थी वो। तो भाई साहब उसके ऊपर हमने चलना शुरू किया, जैसे हम उसके ऊपर बीच में पहुंचे तो चेचिस जो है पूरा पलट गई, एकदम लटक गए हम उसमें, पलट गए का जैसे पहले पट थी सीढ़ी की तरह, ऐसे पट जैसे सीढ़ी गिरा देते, अब फिर वो ऐसे खड़ी हो गई, और उसको पकड़ के लटके, पूरा हाथ में जो है एकदम पूरा ब्लड ही ब्लड, हमारा कोना उसका लग गया, पूरा ब्लड ही ब्लड जो है एकदम बिल्कुल जो है। इसके बाद में फिर उसको पकड़ते पकड़ते उस साइड में किनारे पे पहुँचे। किनारे पहुँचने के बाद में जिस तरीके से बच्चे डाल को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कोई सिंगल डाल हो, वो ये स्पोर्टिव टाइप के जो बच्चे हैं, जो जिनका बचपन जो है सिया डंडी वगैरह खेलने में था, उसको भाई साहब तो हमने उसको पकड़ करके जो है फिर अपनी टांग जो है उस पर डाली, फिर जो है वो है करीब 4 इंच नीचे के लिए खसका। अरे हमने कहा गए क्या, अब गए, लेकिन फिर भी जो है बचाए। इसके बाद में मैंने फिर जो है अपने आप को किसी भी तरीके से चेचिस के ऊपर जैसे किया, तब तक वो चेचिस फिर जो है पूर्वावस्था में फिर वो पलट गई, एकदम कुछ सीढ़ी जैसे सीढ़ी रखते फिर वैसे आ गई। तो दोस्तों मैं किसी भी तरीके से उस पार जो है उस पे चढ़ने के बाद में फिर जो है बर्फ़ को खींच रहा हूँ, फिर बर्फ़ हो जा रहा है अंदर चली आ रही, मतलब उस सीढ़ी से उसके चेचिस से तो हम उस पार पहुँच गए, लेकिन उस मुहाने से जो है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जैसे हम जो है पाँव रखें उस वाला, फिर जो है उसी सारी बर्फ़ जो है जैसे पाँव आगे बढ़ा देते तो वो बर्फ़ जो है सीधा पीछे जो है उसी खाई में जो है वो चली जाती थी चेचिस। क्या करें किसी भी तरीके से, तो प्रयास करते करते, कहते नहीं हैं कि इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए। हमने प्रयास किया, करीब 20 मिनट के बाद में किसी भी तरीके से हम वहाँ से करीब 5-6 फीट आगे बढ़ पाए। आत्मा को ये सांत्वना मिला कि चलो इस खाई से जो है अब हम बच गए हैं। फिर आगे जाते जाते बढ़ते बढ़ते जो है हमने धीरे धीरे, चूँकि वो हमारे समझ से 2 बैंड ही हम नीचे, 3 बैंड ही नीचे गए होंगे, फिर आगे फिर हमने एकदम डायरेक्ट नीचे जाने का नहीं, एकदम कर्व ले करके जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि बर्फ़ जो है कई बार तो ऐसा हुआ कि जहाँ से हमारी टांगों से बर्फ़ खसक गई नीचे के लिए, जब वो नीचे जाने लगी तो जब वो नीचे पहुँचती है कम से कम नहीं तो हम वो सैकड़ों कुंटल वो बर्फ़ लेकर के नीचे गई। अब चूँकि दिन की 11-12 बज चुके थे, अब जो है स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि दोस्तों हम क्या बताएं आपको। अब जहाँ भी पाँव रख रहे हैं किसी भी तरीके से हम जो है नीचे वाले तीसरे बैंड पे पहुँचे। वो बैंड मालूम पड़ रहा था, हाँ हमको ये हो गया कि चूँकि कई बार वहाँ से आना जाना हो चुका था, चूँकि इससे पहले मैं 2 बार सीजन में भी बद्रीनाथ की ड्यूटी दे चुका था,
तो ये अब दूसरे वाले ये मालूम का चलो हम तीसरे या चौथे बैंड पे हम पहुंच गए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे उसका टर्न था उसी ही आधार पे आते हुए हाथों में जो है वो करीब ब्लड ही ब्लड है। अब इसके बाद में अब क्या करें, कहीं से वहाँ रास्ते में बर्फ़ के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्लड बह रहा है। और सब तो हमने क्या किया कि रूमाल को निकाल करके जो है इस पे बांधा। तब भी फिर जो है आगे पहुँचते धीरे धीरे पहुँचे। तो इसके बाद में पहुँचे हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पे कुछ हनुमान चट्टी पे गांव है वहाँ पे लोग सीजनल लोग रहते हैं, सीजन में ही लोग रहते हैं। जब बद्रीनाथ की यात्रा उतरा करते हैं तभी लोग वहाँ रहते हैं। बर्फ़ जब पड़ती है तो लोग वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि वो नो पब्लिक जोन हो जाता है। नवंबर के बाद से वो सब सारा एरिया जो है आर्मी और आईटीबीपी के अंडर में आ जाता है। तो दोस्तों फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे उस घर में, तो वहाँ पे जो है हमको हनुमान चट्टी के पास दो कुत्ते मिले। और भूटिया कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं, देखने पे एकदम शेर जैसे लगते हैं। हमने कहा कि यार मालूम पड़ रहा तेंदुए से बचे, वहाँ से बचे, ये साले जो है नहीं छोड़ेंगे अब। चलो भगवान की माया, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे, चलते रहे, देखते रहे। हाथ में छोटी छोटी स्टिक लेकर के ब्लड गिर रहा है। तो वो ब्लड हमारे हाथ से टपक रहा था, वो उसकी वजह से जो है हमारे पीछे पीछे जैसे चूँकि रुमाल बांधे थे तो ब्लड रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत गहरा घाव हो चुका था। बाद में आया मैं यहाँ जोशीमठ में, तो टाँके लगवाए थे, में 7 टाँके लगे थे उसमें, एक में 7 लगा था, एक में 3 टाँके लगे थे। तो फिर भैया मैं धीरे धीरे जो है आ गया। तो वो जो बर्फ़ पे जो ब्लड टपक रहा था उसको कुत्ते जो है सूंघते हुए मेरे पीछे पीछे चलने लगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मफलर जो है, जो अपने सर में मफलर बांधा था, उस मफलर को निकाला, फिर उसके ऊपर मैंने बांध दिया। बांधने के बाद में जो है हाथ को मैंने पॉकेट के अंदर जो है जैकेट के अंदर डाल लिया। हमने कहा चलो ब्लड इसमें लगेगा, जैकेट धुल उठेगी नहीं तो, क्योंकि वाइट जैकेट थी जो है वो, हमने कहा चलो ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, जैकेट चेंज कर ली जाएगी। अब उसको हाथ में लग गई। तब इसके बाद में जहाँ से ब्लड का टपकना बंद हो गया, वहीं से फिर कुत्ते जो है वो मुझे, फिर इसके बाद में वहाँ से पहुँचे हम पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जब पहुँचते हैं तो वहाँ लगभग 2-3 फीट बर्फ़ थी, 3 फीट। पांडुकेश्वर एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर। फिर वहाँ से गोविंद घाट के बाद में वहाँ जो है उसका क्या बोलते हैं, ये जेके वालों का, जिनका जेके सीमेंट है, उनका जो है वो उसमें कौन, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नहीं विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग कर्णप्रयाग है। वहाँ पे उनका जो है अरे वही गोविंद घाट के जस्ट आगे जो है वहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है। वहाँ पहुँचे तो वहाँ से किसी भी माध्यम से वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ जो है कुछ गाड़ियाँ थी जो ऑफिशियली रूप में जो है जो जोशीमठ जाया करते थे, तो उनकी गाड़ियों के ऊपर जो टायरों में वो चेन लगा रखे थे, तो बर्फ़ को काटती रहते थे तब वो जाते थे। दोस्तों जो है बड़ी मुश्किल से लिफ्ट लेने के बाद में करीब 5 बजे जो है, शाम का टाइम 5 बजे जो है मुझे वहाँ से वो गाड़ी मिली। फिर इसके बाद में 6:30-7 बजे जो है हम पहुँचे हैं ट्रांजिट कैंप जोशीमठ है। जोशीमठ पहुँचने के बाद वहाँ गए पहले डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने जो है इसमें हाथ में जो है मेरे वो टाँके मारे, 7 दोनों टाँके लगे। इसके बाद में फिर कैंप में गए, टिटबैक लिए और इसके बाद दवाएं वाली, रात में बुखार हो गया। हिल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको केवल जुखाम बुखार और इसके ही डॉक्टर मिलेंगे। भगवान ने अगर कहीं को आपको कोई वैसा रोग दे दिया तो आपको फिर या तो मुरादाबाद, देहरादून, हरिद्वार, उधर हल्द्वानी, रुद्रपुर, बरेली, यहीं जो है आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, बाकी जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं जोशीमठ पहुंचा। जोशीमठ से फिर अगले दिन
वो पैसन होता है। देखिए इतना सब घाव लगने के बाद अगले दिन जो है मेरी छुट्टी हो चुकी थी, मैं फिर वहाँ से रवाना हो लिया। सुबह मॉर्निंग वाली बस पकड़ा। लेकिन रास्ते में इतने ब्लॉकेज, इतना पहाड़ लैंडस्लाइड हो चुकी थी कि मुश्किल से किसी भी तरीके से रात के 8 बजे हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से जो है फिर जो है बाई ट्रेन हम आ गए घर अपनी अम्बेडकर नगर। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी आपकी मेरी, कि जो वाकई में मेरी जर्नी कैसी लगी, तो इसके इस संबंध में को जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। हाँ, इसके बाद में मेरी 2 जर्नी और शेष हैं जिनके संबंध में मैं आपको बाद में बात करूँगा। मैं गया था स्वर्गारोहणी, जहाँ पर युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग गए थे। ये आपको बद्रीनाथ से 35 किलोमीटर और आगे पड़ता है। आपको माड़ा वो भीमपुल होते हुए जो है उधर से वसुधारा होते हुए लक्ष्मीवन होते हुए जाया जाता है। एक ये हो गया है। और दूसरी ट्रैकिंग आपकी है आपकी वैली ऑफ फ्लावर की और हेमकुंड साहब की। उसके मैं अगले शिफ्ट में बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 32 मिनट का होने जा रहा है और इसको अपलोड भी करना है। तो दोस्तों आपको मेरी जर्नी कैसी लगी ज़रा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।